Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो जैसा कि पता है आप लोगों को कि पीजीटी फिजिक्स के लिए भी मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है और उसमें काफी सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर भी दिए और आप लोग वो देख भी रहे हैं। तो अभी उस सीरीज पे मैंने थोड़ा ब्रेक लगाया हुआ है। उसका जो सेकंड फेज स्टार्ट होगा वो 10 सितंबर से मैं स्टार्ट करूंगा। बाकी के जो लेक्चर्स हैं वो 10 सितंबर से आना स्टार्ट होंगे। साथ ही साथ अभी मैंने स्टार्ट किए हैं पीवाईक्यूज कराना और सबसे पहला जो मैंने पीवाईक्यू कराया था वो कराया था ओडिशा जो पीजीटी फिजिक्स है उसका जो एग्जाम होना है अक्टूबर में, जो टेंटेटिवली उसकी डेट है। तो इसीलिए मैंने ओडिशा के पहले एग्जाम के जो पीवाईक्यूज हैं वो लिए हैं। साथ ही साथ आरपीएससी का भी जो प्रपोज्ड है एग्जाम, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का जो एग्जाम होना है वो भी प्रपोज्ड है। माइट बी पॉसिबल इस साल के एंड में उसका नोटिफिकेशन निकले या अगले साल की शुरुआत में उसका नोटिफिकेशन निकले। वो एग्जाम भी प्रपोज्ड है, तो उसके भी मैं पीवाईक्यूज स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी आपको जो पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे तो पहले आपको ओपीएससी यानी कि ओडिशा के और आरपीएससी के देखने को मिलेंगे पीवाईक्यूज, 5 से 6 लेक्चर इनके आएंगे। देन उसके बाद फिर हम केवीएस और जो एनवीएस है उसके जो पीवाईक्यूज है उनको स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं पीजीटी फिजिक्स एग्जाम के लिए, अब चाहे आप कोई से भी स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो अपना एक बार सिलेबस चेक कर लेना। क्योंकि जो अगर मैं बात करूं ओडिशा पीएससी की और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की, तो उसमें जो बीएससी और एमएससी वाला फिजिक्स है वो पूछा जाता है। जबकि मैं अदर स्टेट की बात करूं, यूपीपीएससी वगैरह की मैं बात करूं या मैं बात करूं केवीएस एनवीएस, तो वहां पर जो 12th लेवल तक का है वहां तक का फिजिक्स पूछा। तो माइट बी पॉसिबल कि इस बार सिलेबस चेंज करे केवीएस एनवीएस, तो वो जब देखेंगे जब करेंगे। फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इसकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के 2022 का जो पेपर हुआ था उसका मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं आप लोगों के सामने, और उसका पार्ट फर्स्ट है। आरपीएससी का जो पेपर आता है उसका अच्छा खासा लेवल आता है। उसका जो एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन है वो अच्छे खासे आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप हल्का फुल्का पढ़ के गए और आप बॉन्ड बन रहे हो कि यहाँ चौड़े हो रहे हो कि मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, वैसा कुछ नहीं है। अपने अच्छे से अगर थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ी हुई तो फिर वो पेपर हिलाना थोड़ा सा टफ काम हो जाता है। खैर वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। टेलीग्राम ग्रुप निंजा प्रेप पीजीटी फिजिक्स नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं उसको, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको बोला गया है द मिनिमम डिफरेंस डी बिटवीन द टू आर्म्स ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर की दो आर्म्स है, मतलब उसके जो मिरर होते हैं M1 और M2 M2 जो मिरर हैं उनके बीच की डिस्टेंस है ना, उनके बीच की डिस्टेंस की यहाँ पर बात चल रही है। और वो जो मिनिमम डिफरेंस है वो हमें बोला गया है कितना है, डी है। तो मिनिमम डिफरेंस कितना बोला गया है, डी बोला गया है। देन हमें बोला है द माइकलसन इंटरफेरोमीटर दैट सीक्स टू मेजर टू क्लोजली स्पेस्ड वेवलेंथ। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो टू क्लोजली स्पेस्ड वेवलेंथ के बीच में जो आप फॉर्मूला निकालते हैं वेवलेंथ का फॉर्मूला है, उनके बीच के डिफरेंस का फॉर्मूला आप निकालते हैं, वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेरिवेशन वेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर दो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक तो आपको जो टेम्परल कोहेरेंस लेंथ है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ टू स्पेक्ट्रल लाइंस क्लोज टू ईच अदर। ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर के जो अलग अलग एप्लीकेशन है उसके फॉर्मूला है। तो यहाँ दो फॉर्मूला की मेरे को जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा चुटकियों में। सबसे पहले टेम्परल जो लेंथ है उसका फॉर्मूला हम देख ले, टेम्परल लेंथ। तो टेम्परल लेंथ का फॉर्मूला की हम बात करें, टेम्परल लेंथ ये बगल में हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो जो हिंदी मीडियम से है वो देख लेना इसको। तो टेम्परल लेंथ का फॉर्मूला हम लिखते हैं एलसी इक्वल्स टू लैम्बडा स्क्वायर अपॉन डेल्टा लैम्बडा। भाई ये फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, ये तो जितना बार देखोगे उतने उससे याद होंगे, ऐसे तो याद होने नहीं। अब अगर मैं मान लूं कि लैम्बडा जो है वो मीन है, मीन का मतलब माध्य है, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 का, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 का माध्य है लैम्बडा। लैम्बडा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लैम्बडा 1 लैम्बडा 2। मैं बोल रहा हूं इसका मीन है, मीन का मतलब माध्य है। लैम्बडा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2। और डेल्टा लैम्बडा को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला तो तुम्हें ये लगेगा। दूसरा फॉर्मूला लगेगा तुम्हें डिफरेंस इन वेवलेंथ का, डिफरेंस इन वेवलेंथ of two spectral line difference in wavelength of two spectral line close to each other इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2
इक्वल्स टू लैम्बडा स्क्वायर अपॉन 2x। x जो होता है वो डिफरेंस होता है, दोनों जो आर्म्स होती हैं, यानी कि दोनों जो मिरर है उनके बीच की जो डिफरेंस है उसको x से शो किया जाता है, कितना मूव कराया जाए। यहां पर उस x को नाम दिया गया है d, यहां पर उस x को बोला गया है d। तो इस जो फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये जो डिफरेंस वाला फॉर्मूला है इसको मैं चेंज करके लिख लेता हूं, और इसको मैं चेंज करके यानी कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं ऐसा लिख लेता हूं, 2d इक्वल्स टू लैम्बडा स्क्वायर अपॉन लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2। आपको पता है लैम्बडा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं लैम्बडा 1 लैम्बडा 2, और ये हो जाएगा लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर दो, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ये दोनों को बराबर कर दो, बराबर आ रही है ना। तो यहां से क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2d इक्वल्स टू LC। आपको वैल्यू चाहिए किसकी, d की, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी LC अपॉन 2। d की वैल्यू क्या हो जाएगी LC अपॉन 2। आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी। आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ये दो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये जो फॉर्मूला है ये वाला, ये फॉर्मूला माइकलसन इंटरफेरोमीटर जब आप पढ़ते हैं तो उसके 4 एप्लीकेशन है, तो उन एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन है। इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन भी बनते हैं आपसे। ये जो डी है, ये डी की वैल्यू भी पूछी जाती है आपसे लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 देकर, और फिर डी की वैल्यू भी पूछ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन द बिटवीन द स्लिट्स इज डी एंड द स्क्रीन इज एट डिस्टेंस डी फ्रॉम द स्लिट्स। और फिर उसके बाद हमें नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज पर यूनिट विड्थ पूछा है। सबसे पहले विड्थ का जो फॉर्मूला होता है, फ्रिंज विड्थ का, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है अब लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है। आपसे पूछा नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज पर यूनिट विड्थ। मान लो नंबर ऑफ जो ब्राइट फ्रिंज है वो है n है, लेट नंबर ऑफ फ्रिंज, नंबर ऑफ फ्रिंज। अब ये तो मैथमेटिक्स है, इसमें कोई फिजिक्स थोड़ी लग रही है। नंबर ऑफ फ्रिंज मान लो आप n है। अब आपसे क्या पूछा है कि नंबर ऑफ फ्रिंज पर यूनिट विड्थ, यानी कि n बटा बी की वैल्यू पूछी है आपसे, n बटा बीटा की आपसे वैल्यू पूछी है n बटा बीटा की। इसमें n बटा बीटा, बीटा कितना है, ये है लैम्बडा डी। लैम्बडा डी को डिवाइड कर दो यहाँ डी से, तो उल्टा कर दो, उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा डी अपॉन लैम्बडा डी। क्या वैल्यू आ जाएगी, डी अपॉन लैम्बडा डी। ये वैल्यू आ गई, तो आंसर क्या आ जाएगा डी अपॉन लैम्बडा डी, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, कौन सा, सी। ये ऑप्शन आ गया। क्या है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, कहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसमें मैंने इसका भाग दे दिया तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, आप ये मत सोचना यहाँ पर एन मैंने क्यों नहीं लिखा है, तो ये तो मैं निकाल ही रहा हूँ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द मस्कल ऑफ अ नॉर्मल आई आर लीस्ट स्ट्रेन्ड व्हेन द आई इज फोकस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब आई फोकस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, तो जो आंख है वो जो ऑब्जेक्ट से जितने दूर होगी तो कम हमें क्या पड़ेगा, जो विकृत मतलब स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब है जोर कम पड़ेगा। तो यहां पर सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए कौन सी कंडीशन सही है। एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो इंपेडेंस है, इनपुट इंपेडेंस मतलब प्रतिबाधा, वो बहुत हाई होती है। अगर इनपुट इंपेडेंस बहुत हाई हो गया, तो हाई हो गया तो आउटपुट इंपेडेंस कितना हो जाएगा, जीरो, है ना। इनपुट इंपेडेंस क्या हो जाता है, इसका हाई हो जाता है। इनपुट इंपेडेंस का इनपुट इंपेडेंस होता है हाई, और जो इसका आउटपुट इंपेडेंस होता है, आउटपुट इंपेडेंस वो क्या होता है, लो। इनपुट इंपेडेंस हाई, आउटपुट इंपेडेंस जीरो, सॉरी लो नहीं जीरो। आउटपुट इंपेडेंस क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। आइडियल की बात चल रही है, आइडियल की। प्रैक्टिकल जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसमें नहीं होगा। इनपुट इंपेडेंस हाई होने का मतलब है यहां पर इनफाइनाइट कर लो इसको, इनपुट इंपेडेंस हाई। प्रैक्टिकल का भी मैं लिख ही देता हूं, प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल के केस में क्या हो जाएगा, इनपुट इंपेडेंस हाई, इनपुट इंपेडेंस हाई और आउटपुट इंपेडेंस लो, आउटपुट इंपेडेंस लो, ये हो जाएगा लो। ये किसके केस में है, प्रैक्टिकल एम्पलीफायर के केस में। ऑपरेशनल पे, आइडियल के केस में क्या होगा, इनपुट इनपुट हाई का मतलब क्या हो गया, हाई का मतलब हो गया इनफाइनाइट। इनपुट इनफाइनाइट अगर आप कर रहे हो, इनपुट फाइनाइट, आउटपुट जो है वो कितना हो जाएगा, जीरो। आउटपुट कितना हो जाएगा, जीरो। अब चेक करो कौन सा आंसर आ जाएगा। तो इनफाइनाइट इनपुट इंपेडेंस और जीरो आउटपुट इंपेडेंस। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 and 4 यूनिट इज 1 यूनिट। मैग्नीट्यूड दिया है, मान लो एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, और इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो सी आ रहा है, और इसको मैं आर लिख रहा हूं, आर। हमें बहुत अच्छे से पता है जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आता है वो आता है ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा। आर की जो वैल्यू है वो है 1 यूनिट, तो यहां पर वैल्यू डालते जाओ 1। ये कितना हो जाएगा ए की जगह आप कितना लिखोगे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 60 आ जाएगा, प्लस 2 ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4 और यहां पर क्या लिख दोगे कॉस थीटा। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ये बन जाएगा 25, ये बन जाएगा 24 कॉस थीटा। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 24 अपॉन 24 यानी कि -1। ये वैल्यू क्या आ गई -1। कॉस थीटा कितना आ रहा है -1। कॉस थीटा -1 आने का मतलब है कि थीटा की वैल्यू पाई 3 पाई 5 पाई इस फॉर्म में आ गई। थीटा की वैल्यू पाई आ गई। अब हमें क्या निकालना है, ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट ये बनेगा ए बी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू पाई आ गई तो यहां पर हो गया ए बी साइन पाई। पाई कितना देगा साइन पाई 0, तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0। जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं या करना चाहते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए मैं बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। 12th ऑफ सितंबर से बैच स्टार्ट होंगे, 10th या 12th से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा यूट्यूब के ऊपर ही। इसमें आपको जो बीएससी एमएससी फिजिक्स है वो और साथ में आपकी जो 11th 12th वाली फिजिक्स है वो पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं पेपर का लेवल बहुत अच्छा खासा है, तो उनको शुरुआत से लगना पड़ेगा। तो ये बैच जो मैं स्टार्ट करूंगा आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच के जो फीस वगैरह है वो अभी मैंने मतलब मेंशन नहीं की है, तो 10 या 12 से जब भी मैं बैच स्टार्ट करूंगा तो उसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप है निंजा प्रेप बाय कपिल सर, और जैसा भी बैच स्टार्ट होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। बाकी के जो एग्जाम्स है उनके लिए भी मैं बैच लाऊंगा। अभी मैं आरपीएससी का बैच स्टार्ट करूंगा, देन उसके बाद केवीएस और जो एनबीएस है उनकी बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया इफ आर डिनोट्स द रेडियस ऑफ स्फीयर फॉर स्कैटरिंग, हार्ड स्कैटरिंग। यहाँ स्कैटरिंग का फॉर्मूला चाहिए तुम्हें। किसका फॉर्मूला चाहिए? स्कैटरिंग का। और यहाँ पर स्कैटरिंग किससे हो रही है? स्फीयर से हो रही है और डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया की हो रही है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा। जहाँ सिग्मा जो होती है वो होती है स्कैटरिंग और ओमेगा जो है उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इक्वल्स टू बी अपॉन साइन थीटा। और यहां पर मैग्नीट्यूड लेते हैं हम। किसका मैग्नीट्यूड लेते हैं? हम मैग्नीट्यूड लेते हैं डीबी अपॉन डी थीटा। डीबी अपॉन डी थीटा। बी जो है उसको हम बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। बी को हम क्या बोलते हैं? इंपैक्ट पैरामीटर। तो फॉर हार्ड स्फीयर कंडीशन किसकी लगाएंगे? हार्ड स्फीयर की। तो फॉर हार्ड स्फीयर, हार्ड स्फीयर के लिए बी की वैल्यू जो है वो क्या लिखेंगे? r/2 और इसको लिखेंगे r और इसको हम क्या लिखेंगे? cos θ/2। cos θ/2। तो यहां से आप db अपॉन डी थीटा बना लो, तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो तो ये बनेगा db, यहां से बनेगा r, cos थीटा का करोगे तो ये बनेगा sin θ/2। तो sin θ/2 यहां पर ये 2 आ जाएगा, माइनस आएगा क्योंकि cos का क्या है, और यहां हो जाएगा d थीटा। ये बन जाएगा db अपॉन डी थीटा और इसका मैग्नीट्यूड आपको चाहिए तो ये हो जाएगा r/2 और sin θ/2। ये वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट कर दो। तो डी सिग्मा अपॉन डी बी इक्वल्स टू डी की वैल्यू ये वाली वैल्यू रख दो तो कितनी हो जाएगी? r cos θ/2 कौन sin थीटा जो है उसको आप लिख दो 2 sin θ/2 और cos θ/2। इसी तरह से ये वैल्यू यहां पर मेंशन कर दो r/2 और ये हो गया sin θ/2। जो कट रहा है वो काट दो। तो क्या क्या कट रहा है? sin θ/2 sin θ/2 कट गया, cos θ/2 cos θ/2 कट गया, यहां से हो गया r²/4। आपको जो आंसर मिलेगा डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी r²/4। आंसर जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा r²/4 ना, जो कि ऑप्शन हो जाएगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है दो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है ए और बी, सेम मटेरियल है और सेम लेंथ है। सेम मटेरियल है दोनों की, तो दोनों की जो रेजिस्टिविटी है दोनों की क्या होगी? सेम होगी। सॉलिड सिलेंडर है एक और एक है होलो सिलेंडर, दोनों की जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी? सेम होगी। एक सिलेंडर सॉलिड हो गया, ये सॉलिड सिलेंडर है, यहां पर बना देता हूं एक सिलेंडर है सॉलिड, ये सॉलिड है। और सॉलिड जो सिलेंडर है उसका जो डायमीटर है 1 मीटर का है, तो उसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी? 1/2 मीटर। ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड। एक है होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर का जो आउटर है वो है 2 मीटर का, यानी कि उसकी जो रेडियस है
वो कितने की हो गई, वो हो गई 1 मीटर की आउटर की, और ये इसका इनर पार्ट है। ये इसकी ऑब्वियस सी बात है 2 रेडियस होंगी। इसकी जो छोटी वाली रेडियस है ये 1/2 की हो जाएगी, और बाहर वाली जो रेडियस है वो हो जाएगी 1 मीटर की। दोनों के एरिया अलग अलग होंगे, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर। इसका होगा पाई हाफ स्क्वायर, यानी कि पाई स्क्वायर बाय 4, पाई बाय 4 ये इसका एरिया बनेगा। इसका एरिया जो निकालोगे, इसका एरिया वो कितना निकलेगा, पाई आर टू स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, पाई R2, यानी कि 1 में से 1/4 जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 3/4। ये एरिया हो गया। अब आपको रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस जो होता है R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 यानी कि सॉलिड का होलो से, तो ये क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो रो एल अपॉन ए, ए1 जो है इसका एरिया कितना हो गया, ये हो गया पाई बाई 4, और ये एरिया कितना होगा, रो एल अपॉन ये कितना हो जाएगा, पाई 3/4, पाई 3/4। तो यहां से रो एल कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 4 से और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो R1 अपॉन R2 जो है वो बचेगा 3 आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। फॉर्मूला आपको जो यूज करना था, रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला यूज करना था, बाकी कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 2 rods of identical dimension with young modulus y1 and y2। देखो एक रॉड है ये, इसकी लेंथ l है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a है, इसका यंग मॉड्यूलस है y1, और जब इस पे फोर्स लगेगा तो इसकी चेंज इन लेंथ हो जाती है, लेट सपोज डेल्टा L1। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है, जब किसी के ऊपर लोड लग रहा है और यंग मॉड्यूलस दिया है, तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है रो PL अपॉन AE, PL अपॉन AY। P जो होता है P, उसको हम कहते हैं लोड और फोर्स, लोड और फोर्स, ठीक है। तो डेल्टा L1 हो गया, और ये किसके लिए हो जाएगा, Y1। दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा L2, और वो कितना हो जाएगा, PL अपॉन AY2, क्योंकि इनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, दोनों का जो एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो सेम है, लंबाई सेम है, दोनों पर लोड सेम है। तो इन दो को जोड़ दिया गया, तो ऐसे बना दिया, दोनों को ऐसे बना दिया, तो जो कुल लेंथ हो गई, वो कुल लेंथ कितनी हो गई, वो हो गई 12 हो गई। अब नई रॉड बन गई, इस नई रॉड के अंदर जो चेंज इन लेंथ आएगा, वो डेल्टा L जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा P, और कुल लेंथ कितनी हो गई, 12। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा, और मान लो इसका जो यंग मॉड्यूलस है वो y है, ये हो गया। तो यहां पर कंडीशन लगेगी कि इन दोनों में जो चेंज हो रहा है, इन दोनों की जो रॉड है, दो रॉड को जब जोड़ोगे तो इन दोनों में जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से इनमें चेंज आएगा, लेंथ में चेंज आएगा। वो चेंज इन लेंथ जो है, दोनों में अलग अलग जो चेंज इन लेंथ आएगा वो कुल चेंज इन लेंथ के बराबर होना चाहिए। दोनों में जो अलग अलग चेंज इन लेंथ आएगा वो कुल कितनी होगी, डेल्टा L, और अलग अलग जो चेंज इन लेंथ आएगा, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, वो दोनों का जो एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है, प्लस हो रहा है तो प्लस, माइनस हो रहा है तो माइनस। जरूरी थोड़ी है कि लंबाई हमेशा बढ़े, घट भी सकती है, वो घटने के केस अलग बनते हैं। तो डेल्टा L की जो वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी P इंटू 12 अपॉन AY, और यहां से क्या बनेगा, PL अपॉन AY1, और ये हो जाएगा PL2 अपॉन AY2। क्या कट रहा है, यहां से देखो P AY, A कट गया, P कट गया, P कट गया, L कट गया, L कट गया, A कट गया। तो यहां से बचा क्या, आपके पास बचा 2, L कट जाएगा, 2 अपॉन Y, ये हो जाएगा 1 अपॉन Y1 प्लस 1 अपॉन Y2, 2 अपॉन Y, एलसीएम ले लिया आपने Y1 Y2, यहां बन गया Y1 प्लस Y2। आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट, यानी कि Y की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 2Y1 Y2 अपॉन Y1 प्लस Y2, 2Y1 Y2 अपॉन Y1 प्लस Y2, यानी कि ऑप्शन 4। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। ये एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है इस तरह के केस में, ना अपने मन से मत कर देना, इसकी कंडीशन होती है ऐसी, ऐसा होगा तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ फेज शिफ्ट का क्वेश्चन दिया है, फेज शिफ्ट का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। फेज शिफ्ट का जो फॉर्मूला है वो होता है सिग्मा इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन के स्क्वायर और साइन स्क्वायर डेल एल। सिग्मा का मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शन। अब यहां पर के जो है, के का फॉर्मूला लिखो, तो के का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, हमें पता है P इक्वल्स टू होता है अंडर रूट 2 ME,
और P किसके बराबर होता है, एच कट के का मतलब क्या होता है, मोमेंटम वेक्टर। इसको स्क्वायर में लिख दूं तो ये हो जाएगा 2me। तो यहां से के स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, 2me अपॉन एच कट स्क्वायर। यहां पर साफ साफ लिखा है कि जो क्रॉस सेक्शन है उसके अंदर कोई चेंज नहीं है ना। फेज शिफ्ट ऑफ 30 डिग्री इज ऑब्जर्व व्हेन अ बीम ऑफ पार्टिकल of energy 0.15 mega electron volt is scattered by a target when the beam energy is changed, phase shift जो है वो इतना, assume that only s wave scattering is relevant and that cross section does not change, यानी कि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 है, तो सिग्मा 1 बराबर क्या है, सिग्मा 2 है। तो यहाँ सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 है, तो ये फॉर्मूला में हम क्या लिखेंगे, 4 पाई अपॉन के स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा 2me1, पहले के लिए e1 अपॉन एच कट स्क्वायर, साइन स्क्वायर पहले वाले में एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री लिख दिया मैंने। दूसरे वाले में लिख दूंगा सेम 4 पाई अपॉन 2me2 अपॉन एच कट स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्या कटेगा, 4 पाई से 4 पाई कट गया, एच कट से एच कट स्क्वायर कट गया, 2m से 2m कट गया। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 30, साइन 30 होता है 1/2, साइन स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा। P1 की वैल्यू दे रखी है 0.15, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 0.15, ठीक है, 0.15 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 60, साइन 60 √3/2, तो ये हो जाएगा 3/4, तो ये हो गया 3/4 और 1 अपॉन E2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो E2 हमें निकालना है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, E2 की वैल्यू आ जाएगी 0.45 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां पर सोप बबल का केस है, यानी कि थिन फिल्म जो इंटरफेरेंस है वो हमें यूज करना है। उसके केस में हम क्या लिखते हैं, 2μt cos r, और स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन यानी कि इंटरफेरेंस की जो कंडीशन है वो लिखी जाती है यहाँ पर n+1/2 लैम्बडा। ये ऐसा इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि एडिशनल चेंज आ जाता है रिफ्लेक्शन के केस में, कितने का, पाई का, 180 डिग्री का। तो फॉर स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन cos r जो है उसको मैंने ले लिया 1, यानी कि r की वैल्यू ले ली मैंने 0 डिग्री, और n की जो वैल्यू है मैं 0 ले रहा हूं, तो यहां से बनेगा 2μt इक्वल्स टू लैम्बडा बाय 2μt इक्वल्स टू लैम्बडा, है ना, ये बन रहा है। तो 2μ की जो वैल्यू है वो कितनी डालोगे आप, 1/33, और यहां से ये बनेगा n+1/2, तो ये लैम्बडा बाई 2 हो जाएगा, और ये लैम्बडा बाई 2 हो जाएगा, n की वैल्यू 0 ले लो। t की जो वैल्यू है वो कितनी है, 100 nm, तो 100 ये हो गया, और ये हो गया लैम्बडा बाई 2, nm का मतलब हो गया नैनोमीटर। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये लैम्बडा इक्वल्स टू 4 इंटू 1.33 इंटू 100, तो यहां से ये बनेगा 4 तिया 12 और 13 और 5, 532 nm, ये आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 532 nm, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला पूछा है, ये होता है डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी, इस पर कांस्टेंट एंथैल्पी ना, इस पर कांस्टेंट एंथैल्पी पर। अगर मैं आइडियल गैस की बात करूं, आइडियल गैस और परफेक्ट गैस, आइडियल गैस और परफेक्ट गैस, उसके लिए तो ये है, इसकी वैल्यू होती है 0, और फॉर रियल गैस म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, रियल गैस के लिए म्यू की वैल्यू 0 नहीं होती। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आज का जो लेक्चर हमने पढ़ा, जिसके अंदर हमने पीवाईक्यूज डिस्कस किया आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर 2022 के पेपर के, होपफुली जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका नाम है निंजा प्रेप पीजीटी फिजिक्स। बाकी जो बैच स्टार्ट होंगे तो उसके नोटिफिकेशन के लिए आप जो चैनल है तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लो, और साथ ही साथ ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको पता लगे कि कब बैच स्टार्ट हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।